हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए जितने हैं जानते हैं कि हिंदी में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था। हिंदी के वैसे तो मैंने कई टॉपिक्स करा दिए हैं जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। संधि मैंने पढ़ा दिया है, तत्सम तद्भव पढ़ा दिया, बहुत पहले वर्ण विचार भी पढ़ाया था, समास कराया था, अलंकार कराया था। पर कुछ बच्चों की डिमांड थी कि दोबारा से पढ़ा दीजिए। पुरानी वीडियोज़ में देखने के बाद उनको लगता है कि एक दो बार दोबारा से नए तरीके से कर लें। तो मैंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक दो दिन पहले क्लास ली थी जिसमें कि वर्ण विचार के ऊपर हमने कुछ बातों को डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हूँ। चलिए पढ़ते हैं। आज मैंने कुछ स्लाइड्स पहले बना ली हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो और जल्दी से आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, सबसे पहले मैंने क से ज्ञ, जिसको ज्य कहना चाहिए कायदे से, पर एक ज़बान पर शब्द बचपन से याद करते करते ज्ञ की आदत पड़ गई है। समझ लीजिएगा ये ज्य है, चाहे एक आधी बार हो सकता है कि मुंह से निकल जाए ज्ञ, क्योंकि पढ़ा बचपन से ज्ञ था। तो ये आप देख पा रहे हैं सामने 5 लाइंस लिखी हैं। कचट तप मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो में। एक क्विक रिविजन लेते हैं, फिर आज के मुद्दे पर आएंगे। ये 5 आपको याद करने हैं कचट तप से। कचट तप के साथ साथ हमें याद करना है KTM, KTM, डू। ये याद करने का फ़ायदा ये है कि टाइम हमारा सेव होगा। जब एग्ज़ाम में हमें बैठ के वहाँ एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये बोल के नहीं देखना पड़ेगा। अगर हमें याद है कचट तप और हमें याद है KTM डू, तो हम बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं कि चवर्ग जो आएगा वो किस में आएगा? तालव्य में, तालु में आएंगे। सारे तालु से बोले जाते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ट ठ ड कहलाते हैं। एम मतलब मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाते हैं। ऐसे क ख ग कंठ कहलाते हैं सारे। और ये त थ द ध न डी मतलब दंत कहलाते हैं। और प फ ब भ म ओ मतलब ओष्ठ। तो ये मैंने पिछली वीडियो में कराया था, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया था क से म तक सारे स्पर्श व्यंजन हैं। कहीं ना कहीं हमारे गले से लेके जो हमारी ये प्राण वायु बाहर निकलती है, और जब तक ये साउंड का रूप नहीं ले लेती, कहीं ना कहीं पर ये प्रेशर लगाती है, जिस कारण से क की लाइन बोली जाती है। जब ये गले में प्रेशर लगाए, जब ये तालु में लगाए तो बोली जाती है च की पूरी लाइन, और जब ये मूर्धा में प्रेशर लगाए तो ट की लाइन। ऐसे ही प की, कचट तप था ना, पहले त और फिर प। ठीक है, तो अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने उस दिन लास्ट क्लास में इतना बता दिया था, ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मैंने पहली लाइन डिस्कस की थी, आज फिर उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यर लव श श सह क्ष त्र ज्ञ श्र। अभी हमने देखा 5-5 की 5 लाइनें मतलब 25। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 लाइन, एक लाइन में 4 लिखे हैं यर लव। इस लाइन के आगे पीछे वाला अर्ध स्वर है। मैंने कारण पिछली बार बताया था कि इनको बोलते टाइम स्वरों से ज़्यादा समय लगता है पर व्यंजन जितना समय नहीं लगता, इसलिए इन दोनों को, किस किस को, य और व को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। उस दिन मैंने बताया था, ये भी आज फिर बता देती हूँ। ल लुंठित नहीं है, ल पार्श्विक है। ल बोलते टाइम आपकी जबान, आपके जो ऊपर वाले दांत हैं, इनकी जड़ की, इनके मूल पर, जड़ पर टच होती है आपकी जीभ, और उसके साइड से प्रेशर से हवा बाहर आती है, जिस कारण से ल की साउंड आप क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए इसका नाम है पार्श्विक। पार्श्व मतलब पीछे, साइड में, प्लेबैक सिंगर जिसको बोलते हैं। र हमने जाना था, र लुंठित है, क्योंकि र बोलते टाइम आपकी जीभ ऊपर जाएगी, बेलन की तरह मुड़ेगी और वहाँ से वो साउंड क्रिएट करेगी गिरने के कारण, तो आप र बोल पाएंगे। र बोल के देखेंगे, समझ में आ जाएगा। र को हम बोलते हैं लुंठित है, लुंठित। ल पार्श्विक है, ऐसे याद कर लो। ल लुंठित नहीं है, फिर गलती नहीं होगी। तो ल लुंठित नहीं है तो पार्श्विक है, र लुंठित आगे पीछे अर्धस्वर। ये लाइन पूरी। नेक्स्ट देखिए श श सह। जब इनको आप बोलेंगे तो आपको बोलते टाइम अपने आप फील होगा। अगर आप बोल के देखें, इनको बोलते टाइम आपके जो प्राण वायु है, जो आपके मुंह से हवा निकलेगी, वो हल्की सी ज़्यादा गर्माहट लिए होगी, कारण ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म मतलब एनर्जी। तो यहाँ जब ये आप बोल के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसमें ऊष्मा ज़्यादा निकली, इसलिए इन्हें कहा जाता है ये ऊष्म व्यंजन है। एग्जाम में आ जाएगा कोई भी, ऊष्म पहचानो, 4 अलग अलग देंगे तो श श सह की लाइन ऊष्मा वाली है। यर लव की आगे पीछे अर्धस्वर। ल लुंठित नहीं है तो ल क्या है? पार्श्विक, और र क्या है? लुंठित। नेक्स्ट देखिए क्ष त्र ज्ञ श्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 4 हैं। एक लिखा है क्ष, एक त्र, एक ज्ञ जिसको हम ज्ञ बोलते आए हैं बचपन से, और एक श्र, श्रमिक वाला, परिश्रम वाला। जो आप सबसे पहला क्ष देख पा रहे हैं, जो कक्षा में लिखते हैं,
कक्ष में लिखते हैं। अगर हमें लिखना है कक्ष या कक्षा तो हम ये ऊपर वाला क्ष यूज़ करेंगे, और आप बोल के देखेंगे ना तो आप हल्का सा क का साउंड क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप क्ष बोल पाते हैं। बिना क के ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये मिश्रण ही दो चीज़ों का है। इसमें है क जमा षटकोण वाला श, षटकोण वाला। बहुत सारे लोग इसको पेट कटा श भी बोल देते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप बोल के देख लीजिए, याद करना हमारा मेन टारगेट है, हमें वहाँ किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं है, ऐसे ही याद करना। क्ष तो आधा क आएगा और श षटकोण वाला पूरा आएगा। हो सकता है एग्जाम में वो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दे और ऐसे लिख के दे दे। आप सभी जानते हैं कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोलना पॉसिबल नहीं है। हर व्यंजन में छिपा हुआ है अ, अगर अ नहीं है तो उसके नीचे हलंत आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं श के नीचे अगर मैंने हलंत लगाया तो मुझे अलग से अ लिखना पड़ा। इसका मतलब यही तो है कि पूरा श है, तो आधा क जमा श षटकोण वाला पूरा श, 1.5 हो गया ये, आधा और 1, इसलिए इसका नाम है संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये मिक्सचर है, एक नहीं है ये, बाकी सब एक एक थे, ये 1.5 का मिक्सचर है। नेक्स्ट देखिए त्र, ये दो चीज़ों का मेल से बना है, आधा त जमा र, ये र है व्यंजन वाला, री नहीं है, ये री था स्वर में, तो त्र किससे बनेगा बोलते टाइम देख लीजिए ना, त्र त और र की साउंड क्रिएट कर रहे हैं। पहला वाला आधा है, पीछे वाला पूरा। एग्जाम में वो आपको आधा त प्लस आधा र प्लस अ भी लिख के दे सकता है, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिखाया, ऐसे ही र को एक्सप्लेन कर देगा। अगला जो लिखा है ज्य, जिसको कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ऐसे लिखा जाता है, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये ध्यान से सुनिए, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। बोलते हम बचपन से ऐसे ही आए हैं ज्ञ, लेकिन ये लिखना और बोलना दोनों गलत हैं। इसको सही तरीके से बोलने का तरीका है, आधा ज इसमें आता है और य इसमें आता है, य, अणा नहीं, य, ज्य, ये कहलाएगा ज्य। जो च छ ज की लाइन है ना, उसमें ये वाला आता है सेकेंड लाइन में, इसको य से क्रिएट करते हैं साउंड को, तो ये ज्य बन गया। ज्ञ नहीं है, ये बोलते हैं हम ज्ञ है, हम ये बोलते हैं जो गलत है, तो अपने दिमाग में रखो कि हम गलत बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना बच्चों सोसाइटी से सीखी जाती हैं, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद पता चलता है कि वो हमने गलत सीख ली, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बचपन से आदत बन गई तो वो छूट नहीं पाती। एक एग्जाम्पल है, हम सभी लोग जो उत्तर भारत के हैं, मेजॉरिटी हम सभी मानते हैं कि दही खट्टा है। हम आम भाषा में बात करते हैं दही खट्टी है, लेकिन असली मानक हिंदी वाले जानते हैं कि दही खट्टी बोलना गलत है, क्योंकि दही पुल्लिंग में आता है, दही स्त्रीलिंग में नहीं आता। हम उत्तर भारत के सभी लोग बोलते हैं, लगभग लोग, कि दही आज नहीं जमी या दही खट्टी है, ये गलत है। दही कायदे से मानक हिंदी का व्याकरण को अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो दही पुल्लिंग है, तो सही बोलते हैं बहुत सारे। बिहार साइड में सही बोला जाता है, वहाँ लोग बोलते हैं दही खट्टा है, बिल्कुल ठीक बोलते हैं, वो मानक हिंदी है कि दही पुल्लिंग है तो दही खट्टा। पर हमें आदत पड़ी हुई है, अगर हम अपने घर में कहें दही खट्टा है तो अपने आप लगेगा कि शायद हम कुछ गलत बोल रहे हैं, जबकि सही है कि दही पुल्लिंग है। अब यहाँ यही आदत है हमारी, हम इसको ज्ञ बोलते हैं, गलत। असली क्या है ये ज्य, ज आधा रहेगा, य पूरा। इसको समझ जाना कि अगर वो इसको आधा लिखेंगे हलंत तो अ ऐड करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं अगर, तो देखिए श है, ये आधा श प्लस र, ये बनेगा श्र। इसमें र पूरा है और श आधा है। अगर आप वैसे भी भूले ना, आपको लगे भाई भूल जाएंगे, तो बहुत आसान है। देखो ये बनावट दिख रही है श जैसी, छिपी हुई है, और यहाँ बनावट दिख रही है षटकोण जैसी, तो कक्षा वाले में आएगा आधा क जमा षटकोण वाला श पूरा, और श्र श्रमिक वाले में, परिश्रम वाले में आएगा आधा श 21 वाला, जिसको लोग बोल देते हैं शादी वाला बोल देते हैं, और र पूरा। यहाँ श पीछे है, यहाँ र पीछे है, ये श आधा है, ठीक है, ये श्र है, वहाँ श पीछे है, वो षटकोण वाला है, ये 21 वाला। उम्मीद करती हूँ चारों समझ में आ गए होंगे। जैसे ये 4 संयुक्त व्यंजन है ना बच्चों, ऐसे ही 4 संयुक्त स्वर भी हैं। हम चारों के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो हमें परेशानी ना हो। अ आ ई मैंने आपको पहले जो क्लास ली है उसमें कराया हुआ है। ये 5 परिवार हैं एक जैसे, अ आ ई। देखिए एक बार बोर्ड पर, अ और आ, ये एक, इसको कहते हैं समजाति है, अपनी ही जाति के हैं। दूसरा है ई और ई, ये समजातीय हैं एक जाति के। ऊ और ऊ, बड़ा ऊ जिसको कह देते हैं, या ऊ कह लीजिए, ये समजातीय है। इसके बाद देखिए अ आ ई ऊ ऊ, फिर आ गया ए आई ओ और
औ। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत लोगों को ये लास्ट तक पता नहीं चलेगा। जो ऊपर के आप तीन देख रहे हैं ना, हम इसको तीन परिवार मान लेते हैं। इन तीनों को ही मिक्स करके आपस में ए आई और ओ औ बनते हैं। ए आई बाहर से नहीं आया, वो मूल में नहीं है, वो मिक्सचर है। ये ए आई कैसे बना देखना, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अय बन गया ना, देखो बोल के देखो अय, तो ये अय बन गया, ए और अय। ऐसे ही ओ मिक्सचर है, अ या आ मिक्स करेंगे अगर आप ऊ में, तो बन जाएगा आपका ओ। बड़ा ओ बनाना है तो आ मिक्स कर देंगे बड़े ऊ में, और छोटा बनाना है तो अ प्लस। यानी देखो अ और ई प्लस होंगे तो ये फैमिली प्लस होंगी तो ए की फैमिली बन जाएगी, और अ के साथ अगर मिक्सचर होगा ऊ का तो ओ की फैमिली बन जाएगी। यानी जिस प्रकार चार संयुक्त व्यंजन हैं, ऐसे ही चार संयुक्त स्वर भी हैं, और इन चारों को याद रखना है कि ये किस किस का मिक्सचर है। अ आ किसी का मिक्सचर नहीं है, ई भी इंडिपेंडेंट है, ऊ भी इंडिपेंडेंट है। ए किससे बना है, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, मिक्सचर है वो दो का। जब संधि आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। ऐसे ही ओ किसका मिक्सचर है, अ प्लस किसको मिक्स किया, ऊ को, तो क्या बन गया, ओ और औ। ठीक है, तो चार हमने देखा स्वर हैं संयुक्त, और चार हमने देखा व्यंजन हैं। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इनको और जान लेते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कचट तप, क च ट त प, फॉर्मूला क्या था, KTM। कुछ लोगों ने मैसेज लिखा कि मैम KTM बाइक भी है। भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है बाइक हो। KTM को मैंने अपने आप तो ATM से याद किया था। KTM डू, इसका मतलब सारी के की लाइन कंठ है, सारी च की लाइन तालव्य है, तालव्य व्यंजन है, ट वाले सारे मूर्धन्य हैं, त वाले दंत्य हैं, और प वाली लाइन के सारे ओष्ठ हैं। अब मान लीजिए वो कहें इनको और सेट करके दिखाओ कि ये किस में आते हैं, तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। सिर्फ ध्यान से सुनो, जो पहली लाइन है ना जिसको आप कंठ मानते हैं, इस पहली लाइन में आ जाएगा अ और आ। जो दूसरी लाइन देख रहे हैं इसमें आ जाएगा ई और ई, बड़ी ई। इसके बाद ऊ और ऊ, आप बोल के देखिए, ऊ और ऊ ये ओष्ठ में जाएंगे। ओष्ठ में जो किसमें, व्यंजन में क्या आया था, प फ ब भ म, प्राणवायु होंठ के पास आके रुकी थी ना। जो प फ ब वाली लाइन है ना, देखिए ये रही ओष्ठ वाली, इसमें आएगा ऊ और बड़ा ऊ। ये ध्यान रखना कि ये अ आ ई तो स्टार्टिंग में सेट हो जाएंगे, लेकिन फिर मूर्धन्य में मत टिक कर आना, कहीं ऊ को मूर्धन्य में टिक कराओ। ऊ बोल के देखना, आपको पता चलेगा ऊ बोलते टाइम ओष्ठ का यूज़ किया है आपने। तो अ आप के वाली लाइन में, ई टी वाली लाइन में, कचट तप की लाइन थी ना, इसमें हमें सेट करना है। ऊ किस में आएगा, ओष्ठ में। अब वो कहेंगे ये बता दो ए और आई और ओ और औ किस में आएंगे। मैंने इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ में आ जाए। अब देखो ध्यान से, ए किसका मिक्सचर था, अ प्लस ई का। अ लाइन किस में गई है, हमारी कंठ में, यानी ए और आई किस में जाने चाहिए, इससे अलग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए और आई देखो इनका मिक्सचर है, अ और ई का। अ हमारा कंठ था और ई हमारा तालु था, तो ए आई को हम कहेंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, इसलिए चीज़ों को समझने पर ध्यान देना। जो समझ के आगे बढ़ते हैं ना वो लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। जो रटते हैं कंठ तालु कंठ तालु कंठ तालु, आज तो रट लिया, 4 महीने बाद मान लो कोई पेपर होता है तो फिर कहाँ से याद आएगा कंठ तालु। चीज़ों को दिमाग में बैठा लो, समझ लो, समझी चीज़ें लंबे टाइम तक काम आती हैं। तो जब आए ए किसका मिक्सचर है, अ प्लस ई का। अ वाली साउंड किस में गई थी, KTM में से, के में जिसका नाम था कंठ, और ई वाली साउंड किस में गई थी, अ आ ई दूसरे वाले में ना। तो उन दोनों का मिक्सचर बन गया कंठ तालु का मिक्सचर, क्या बना, कंठ तालव्य। अगला देखो, अगला लिखा है ओ, किसका मिक्सचर है, अ प्लस ऊ का। हमने अ साउंड देखी ना किस में आई, पहली लाइन में, यानी ये कंठ है अ। और इसमें अगर ऊ देखें हम, ऊ किस में आया था, ऊ वाली साउंड ओष्ठ में। तो इसलिए ओ, इस ओ और इस औ को दोनों का मिक्सचर बोलेंगे। किस किस का मिक्सचर, अ और ऊ का। अ किसका किस में था, कंठ में, और ऊ ओष्ठ में। तो इन्हें कहा जाएगा कंठ, कंठोष्ठ लिख लो इकट्ठा, या कंठ जमा ओष्ठ लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। कंठ ओष्ठ, इकट्ठा भी लिख सकते हैं कंठोष्ठ, ऐसे कंठोष्ठ।
कंठो, आधा श बीच में कर देना, कंठोष्ठ, इसमें फिर हलंत लगा देना अगर कंठोष्ठ लिखो तो, ठीक है। कंठ जमा ओष्ठ, ये आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। 3 याद कर लो, अ आ पहली लाइन में, केटीएम की पहली लाइन में, ई केटीएम की दूसरी लाइन में, ऊ दूसरी तीसरी में नहीं आएगा, ओष्ठ में जाएगा। फिर अगर कहें ए तो किसका मिक्सचर है, अ प्लस ई का, यानी कंठ प्लस तालु का। फिर कहें ओ किसका मिक्सचर है, तो कंठ प्लस लास्ट वाला क्या था वो, ओष्ठ का, तो कंठोष्ठ बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 संयुक्त स्वर हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजन 1.5 का मिक्सचर है, यहाँ 2-2 का मिक्सचर है। ये स्वरों का मिक्सचर है, वो व्यंजनों का मिक्सचर है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो 1-2 बार फिर सुन लीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन टफ नहीं होता, टफ नहीं कह सकते। शुरुआत में कुछ हो सकता है लगे कन्फ्यूजन है, पर है बहुत आसान। चलिए वापस आते हैं। अब ये तीनों लाइन हमें क्लियर होनी चाहिए। 5 तो वो है क से म तक, कचट तप वाली, केटीएम डू वाली। यर लव आगे पीछे अर्धस्वर, ल लुंठित नहीं है तो लुंठित क्या हुआ, र। ल क्या है, पार्श्विक। श श स ह गर्माहट पैदा करते हैं साउंड में, हमारी जो ध्वनि है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन है। लास्ट के 4 आप देख पा रहे हैं, ये क जमा षटकोण का मिक्सचर है, ये त जमा र का मिक्सचर है, ये ज जमा य का, और ये श शादी वाला श प्लस र। उम्मीद है ये सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये वो हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में परेशान कर सकते हैं कुछ नहीं, आपको सारा आता है अगर आपने ध्यान से सुना होगा। पहला देखिए स्पर्श। स्पर्श का मतलब कहीं पे आपकी जो प्राण वायु निकली उसने प्रेशर लगाया है 5 जगह पे से कहीं एक, या तो कंठ पे KTMDO, या तो कंठ पर, या तालु पर, या मूर्धा पर, या दंत्य पर, या ओष्ठ पर, कहीं ना कहीं प्रेशर लगा, इसलिए नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। तो जो 5-5 की लाइन थी ना वो सारी स्पर्श में आएगी। स्पर्श संघर्षी क्या है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। सेकेंड लाइन के 4, पांचों नहीं, सेकेंड कौन सी थी, च छ ज झ, सेकेंड लाइन के चारों स्पर्श संघर्षी हैं। अगर सिर्फ संघर्षी आएगा तो आंसर अलग है, सिर्फ स्पर्श आएगा तो आंसर अलग है। अगर स्पर्श और संघर्षी आया तो सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग के 4, च छ ज झ, यहाँ मत टिक कीजिएगा। अर्धस्वर मैंने बताया था, य र ल व की लाइन लिखिए, आगे पीछे अर्धस्वर, आगे पीछे मतलब कौन से, य और व। ल लुंठित नहीं था, ल पार्श्विक था, र लुंठित था। नेक्स्ट है ऊष्म, बता ही दिया, गर्म हवा, श श स ह। लुंठित क्या था, ल तो था नहीं, तो क्या बचा था, र। इस लुंठित को प्रकंपित भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रकंपित कौन सा है, प्रकंपित, जो कांपने के साथ बोला जाए, जिसमें आपका कंपन हो, तो ये है प्रकंपित या लुंठित। कौन सा है, र। ल मत टिक कराना। पार्श्विक क्या है, ल, जो पीछे साइड से साउंड क्रिएट हुई थी। और उत्क्षिप्त मैंने उस दिन भी बताए थे, उत्क्षिप्त को ताड़न जात भी कहते हैं और उत्क्षिप्त को ही गौण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस हिंदी में घट गई है, इनको हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ कंडीशंस हैं जहां ये यूज़ होंगे। ये कभी भी किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। कोई भी हिंदी का शब्द अगर ड या ढ से स्टार्ट होता है तो वो नुक्ता बिंदी वाले नहीं होंगे। जैसे डर लिखना है, बिंदी वाला ड कभी नहीं आ सकता। किसी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा है, मान लीजिए निडर लिखना है, तो उसमें भी बिंदु नहीं आएगी। अगर किसी शब्द के ऊपर बिंदी है, जैसे अंडा, तो नीचे बिंदी नहीं आएगी। कहीं पे अगर डबल ड हैं, डबल ढ हैं, ये वाले, तो बिंदी वाले नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हड्डी, हड्डी में कभी ड में बिंदी नहीं आती। अंडा में ऊपर बिंदी है तो नीचे नहीं आती, ये ध्यान रखना। तो ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त, कम यूज होते हैं और इन्हीं को कहते हैं गौण व्यंजन, और यही कहलाते हैं ताड़न जात। ताड़न जात, ठीक है। अगर पेपर में आए ये शब्द तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना होता। 2-3 बार आप किताबों से पढ़ेंगे तो ये बेहद आसान है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। ये आज मुझे जो पढ़ाना था, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिए 4, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त स्वर बताए ए, ऐ, ओ, औ। किस किस का मिक्सचर है, ए मिक्सचर है अ प्लस ई का, और ओ किसका मिक्सचर है, अ प्लस उ का। वो 4 अलग हैं, वो 4 अलग हैं। अघोष, सघोष, महाप्राण और अल्पप्राण, ये बहुत काम का है, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए सभी लोगों को। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, टफ लगता है, मुझे भी बहुत लगता था जब मैंने अपने लिए पढ़ा, लेकिन बाद में इसकी ट्रिक्स बन जाती हैं। जब आप बहुत मेहनत करते हैं ना, तो आप नई नई चीज़ें ईजाद कर लेते हैं और उससे आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं। देखिए क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर में पूछें अघोष सघोष, तो पहली चीज़ दिमाग में रखो, पहले अ आता है, बाद में स आता है।
पहले अघोष आएंगे फिर सघोष। पेपर में हो सकता है सघोष को सिर्फ घोष लिख दें, स लिखें ना लिखें, घोष लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सघोष ही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम नीचे लंबे वाली लाइन लिख देंगे जिसमें आता है अल्प प्राण। इसमें देखो अक्षर ज़्यादा हैं, अघोष में अक्षर कम थे, अल्प प्राण में ज़्यादा। ऐसे ही अ के बाद आएगा यहाँ महाप्राण। इनका मतलब क्या है जान लो। अघोष का मतलब है जब बोलते टाइम आपके स्वर तंत्री में कंपन ना हो। स्वर तंत्री ना, ये सारा सिस्टम, इसमें कंपन ना हो तो वो अघोष है। जब कोई भी व्यंजन बोलते टाइम या स्वर बोलते टाइम अगर आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन है, कपाहट है, तो वो सघोष या घोष है। ठीक है। अल्प प्राण का मतलब अल्प होता है कम। जब आप प्राण वायु कम लगती है तो वो अल्प प्राण है, और जब वो लंबा टाइम लगता है बोलने में तो वो महाप्राण है। सारे मिक्सचर में हैं। मिक्सचर में कैसे हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम 5 लाइंस की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। आप समझ जाएंगे ये क से लेके कितने तक की बात करेगा? म तक की। कचट तप की बात हो रही है, ये क च ट त और प। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये लाइन पहली कहलाती है, इससे अगली ख वाली दूसरी कहलाती है, ग वाली तीसरी लाइन, घ वाली चौथी और अंग वाली 5वीं। हर एक की पहली का मतलब ये है, हर एक की दूसरी का मतलब जो सबसे पहली स्लाइड थी अभी देखिए उसमें मैंने बनाया था ये, उसी से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आप कोई पूछे कि इसमें दूसरी लाइन कौन सी है, तो जितने ये लिखे हैं ना ये सब दूसरे हैं, ख छ ठ थ फ। कोई पूछे चौथी तो घ झ ढ ध भ। याद नहीं करनी है, ये दिमाग में बैठा लो। लाइन मिनट भी नहीं लगता लिखने में, सारी लाइन तो लिखनी नहीं है आपने। कोई एक पूछेंगे मिनट सेकंड्स लगेंगे लिखे और आप कंफर्म है कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष। कैसे? क्योंकि जब भी अघोष की बात होगी तो आप याद कीजिएगा, अघोष में एक सीक्वेंस में भी लिख के दिखा दूंगी पीछे भी, 1 2 3 4 5। ये अघोष और सघोष हैं। अघोष में हमेशा पहला और दूसरा आएगा, सबका पहला दूसरा, यानी हर लाइन का पहला। क ख अघोष हैं ये दोनों, च छ अघोष, ट ठ अघोष, त थ प फ, ये सब अघोष हैं। सघोष कौन सा है? पीछे का 3 4 5 लाइन से तो हैं, 3 4 5 3 4 5 सबकी। मान लीजिए वो पूछें पवर्ग में अघोष व्यंजन कौन से हैं, अ पहले आता है ना, तो पहला दूसरा ये हैं अघोष। और वो कहें कि चवर्ग में सघोष कौन से हैं, सघोष पीछे वाले थे, 3 4 5 ये हैं सघोष। आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ दिमाग में नंबर रखने, और कितने आसान हैं, 1 2 3 4 5 ये हैं अघोष। पहले अ आएगा बाद में स आता है, तो ऐसे याद कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा ये अपना अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिसमें प्राण वायु कम लगे, उसको भी सीक्वेंस से याद करना चाहिए। अल्प प्राण नीचे लिखा जाएगा क्योंकि अघोष छोटा है, 3 अक्षर है ना, तो पहले अघोष सघोष फिर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के डिजिट बदलने हैं, ये तो 1 2 3 4 5 था। अब देखो जरा अल्प प्राण में सारे ऑड नंबर कर देना, 1 3 5 और यहाँ कर देना 2 और 4। इसका मतलब हर लाइन का पहला, हर लाइन का तीसरा, हर लाइन का 5वां, इनमें बोलने में टाइम कम लगता है, और हर लाइन के दूसरे और चौथे में टाइम ज़्यादा लगता है। देख लीजिए 1 3 5 का मतलब है अल्प प्राण कौन से हैं, क ग और अंग, और महाप्राण कौन से हैं, ख और घ, ये महाप्राण है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए टवर्ग में महाप्राण को पहचानिए, 2 2 के जोड़े बना देंगे। महाप्राण याद करो, अल्प पहले लिखा होगा, महा बाद में, अघोष ऊपर लिखा, 4 याद करने हैं, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। ऊपर की लाइन सीधी है, 1 2 3 4 5, नीचे वाली लाइन में ऑड और इवन को डिवाइड कर दिया, 1 3 5 और 2 और 4। तो अगर वो पूछें आपसे महाप्राण तो पीछे की लाइन पूछ रहे हैं, दूसरा और चौथा कौन कौन सा, छ और झ, ये हैं महाप्राण। और अल्प प्राण कौन से हैं, 1 3 और 5। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। अघोष में क्या आएगा नंबर, हर लाइन का पहला और दूसरा। सघोष में तीसरा चौथा 5वां। अल्प प्राण में अल्प है ना छोटा, 1 3 5। महाप्राण में टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 और 4।
ठीक है, ये 5 लाइन हो गई, हमारे सारे स्पर्शी आ गए इसमें, क से लेके म तक। अब प्रॉब्लम आएगी य र ल व कहाँ जाएंगे, श श स ह कहाँ जाएंगे, तो बेहद आसान है, सीधे हम उनको बोल के देखेंगे। हमारे सामने दिक्कत दे रहे हैं कौन कौन से, एक य र ल व, देखिए य र ल व, और श श स ह, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब बोल के देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, ये बोलते टाइम कम लगता है, य र ल व, अर्ध स्वर भी तो है नहीं में, और ये श श स ह बोलते टाइम ज़्यादा लगता है। जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा वो महाप्राण है, और जिसमें टाइम कम लगेगा वो अल्प प्राण है। बहुत आसान, बोल के देख लो, पता चल जाएगा। अल्प प्राण में टाइम अल्प लगेगा, महा में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो य र ल व ये अल्प प्राण है, य र ल व। इनको मत देखना, अब डिजिट वाले ऊपर रह गए, अब हम नीचे की लाइन पे आ गए हैं। य र ल व इसमें जाएंगे, इसमें क्या आएगा, श श स और ह, ठीक है। अब वो कहेंगे इनमें से बताओ सघोष अघोष कौन से हैं, तो बेहद आसान है, जो महाप्राण है इसकी एरो को दिमाग में इधर ले जाओ, ये सब अघोष हैं सिवाय ह के। 1 मिनट के लिए ह को अलग से रख लेते हैं। तो जो महाप्राण जिनको बोलने में टाइम लगा, ऊष्मा बाहर आई, श श स ह, वो सारे उल्टी तरफ एरो ले जाओ। हमें कुछ नहीं देखना, अब सिर्फ दिमाग में रखो 2 लाइन, य र ल व श श स ह, क्योंकि डिजिट को 5 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। य र ल व टाइम कम लगता है अल्प प्राण, श श स ह टाइम ज़्यादा लगता है महाप्राण। जो महाप्राण की एरो है वो यहाँ ले जाओ अघोष में, यानी श श स अघोष हैं, महाप्राण लेकिन अघोष हैं। यहाँ य र ल व की लाइन को ले जाओ यहाँ, ये सारे सघोष हैं। ह की एक खास बात ये है कि ह सघोष में भी आएगा और महाप्राण में भी, इकलौता है जो सघोष में भी है और महाप्राण में। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो जानबूझ के, उन्हें पता है कि बच्चे इसको तैयार करेंगे भूलेंगे। हर कोई भूलेगा जो सिर्फ तरीके से ऐसे सोच सोच के पढ़ेगा, जो दिमाग में पिक्चर बना लेगा 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, हुआ हमारा काम 25 का। य र ल व टाइम कम लगेगा अल्प प्राण, श श स ह टाइम ज़्यादा लगेगा महाप्राण। महाप्राण के श श स ह को ऊपर ले जाओ अघोष में, और य र ल व को ले जाओ सघोष में। एक ह छोड़ देना, ह की खासियत, ह उल्टी तरफ याद कर लेना, ये सघोष भी है और महाप्राण भी, बाकी क्षत्र ज्ञ कहीं नहीं याद करने। तो 5 लाइन तो आप नंबर से याद करेंगे, 2 लाइन्स को हमने देखा, महाप्राण जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, अघोष की तरफ, और जो अल्प प्राण है वो सघोष की तरफ, सिवाय ह के। ह इकलौता ऐसा है जो सघोष भी है और महाप्राण भी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए ना आपको किताब लेके बैठनी पड़ेगी और 2-3 बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद रह गया एक छोटी सी लास्ट बात, जितने भी हमारे स्वर हैं, स्वर मतलब अ आ इ ई, इनकी खासियत सुन लो, ये सब अल्प प्राण हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है बोलने में, अल्प प्राण हैं, लेकिन ये सारे के सारे सघोष हैं, सघोष हैं। स से स्वर, स से सघोष, तो सारे स्वर क्या हैं, सघोष और अल्प प्राण। ह क्या था, ह सघोष था लेकिन महाप्राण था। पिछली स्लाइड में यही तो देखा हमने, ह किसमें था, देखो सघोष था लेकिन महाप्राण था। सारे स्वर उल्टे हैं, स से स्वर है तो सारे सघोष हैं, सारे सघोष हैं लेकिन अल्प प्राण हैं। यहाँ सघोष महाप्राण क्या था, ह। बाकी सारे जितने थे महाप्राण वो अघोष थे, और जितने अल्प प्राण थे वो सारे सघोष थे। मुझे पता है कि ये दिमाग में ना एकदम से समझ में नहीं आता, ये मेरे साथ भी हुआ था। एकदम से चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमने आज तक ध्यान से नहीं पढ़ी, लेकिन एक बार अगर चीज़ें समझ में आ गई तो ये बेहद आसान है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप इसको सुन लेंगे, किताबों से पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक बेहद आसान है, टफ नहीं है। और अगर इसको तैयार कर लिया जाएगा तो ऐसी भी उम्मीद की जाती है कि शायद पेपर में 1-आधे नंबर में से इस क्वेश्चन को उठा लेंगे। तो अपना नंबर गंवाना नहीं है, इसको ढंग से तैयार करके जाना। संयुक्त अक्षर पूछेंगे, स्वर भी पूछ सकते हैं, व्यंजन भी, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्पर्शी, संघर्षी, सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो कोशिश करूँगी हरियाणा से जुड़ा कोई नया टॉपिक लेकर आऊँ। थैंक यू।